हाँ, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई मेजर केस नहीं है। लेकिन फिर भी अब से आने वाले कुछ दिनों तक विक्रम जी को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और हमें उन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर। घर में सब है और अब से हम उनके पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, पक्का सब नॉर्मल है ना? विक्रम की हालत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? देखिए, उनकी हालत तो खराब है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जिसके चलते चिंता होनी चाहिए। दवाइयाँ और सही तरह से देखरेख के बाद वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनके खान पान में भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ऐसी चीजें तो बिल्कुल मत दीजिए जिनसे उनके हार्ट को तकलीफ हो। ठीक है डॉक्टर, और अब से मैं हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अब सिया उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये लो विक्रम, ये सूप पियो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया सिया। सच में तुम्हें ना किसी की नजर लग गई है। आज ही मैं माँ जी से कहकर तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। और तुम्हें पता है, जब से मैंने सुना है कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है, तब से मेरी जान ही निकल गई थी। आई एम सॉरी सिया, एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे चुप रहो और अब प्लीज किसी भी तरह का टेंशन मत लो। हम सब हैं यहाँ पर। मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को और हमारे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। तुम इन सब की बिल्कुल चिंता मत करना। वो तो है सिया, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। फिर उस दिन के बाद से सिया ही अब बिजनेस संभालने लगती है, लेकिन एक हफ्ते में ही उसके कारण कंपनी को थोड़ा नुकसान हो जाता है, जिस कारण विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सिया? लगातार तीनों डील्स कैंसिल हो गई है। तुम्हारे कारण आज हमें कितना नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई शायद। तुम्हारे भरोसे पर सब कुछ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सच में मैं ही पागल हूँ। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे क्या धीरे धीरे सीख जाओगी? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। बस डील ही तो पक्की करनी थी। लेकिन डील्स पक्की करने के लिए क्लाइंट भी वैसे होने चाहिए ना विक्रम। कभी कभी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। जरूरी नहीं कि हर हफ्ते बस मुनाफा ही हो। बस करो सिया, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन विक्रम, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम के इस बर्ताव से सिया को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है और विक्रम भी अभी पहले से बेहतर ही है। क्या हुआ सिया बेटा? तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दुखी है। बताना मुझे कि आखिर बात क्या है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है। चल अब मुझे बिना छुपाए सच बता दे। माँ, वो ना। फिर सिया भावुक होकर जमुना को सब कुछ बता देती है। अरे जाने दे बेटा, विक्रम जी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे हालात में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो इंसान ऐसे ही व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब तुझे ही उन्हें समझ कर लेना होगा बेटा। फिर भी माँ, मैं जानती हूँ कि वो बीमार है, लेकिन मुझ पर इतना चिल्लाना ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, लेकिन इस बात को अब ज्यादा खींच मत और जा विक्रम जी से सुलह कर ले। खामोखा उनसे दूर रहकर या मन मुटाव के कारण उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। फिर सिया विक्रम के पास चली जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है और अगले 1-2 दिनों में उनके बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। विक्रम,
क्यों ना आज हम दोनों मूवी देखने जाए? डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें बाहर भी आना जाना करना चाहिए। अभी एक ही जगह पर रहकर बेचैनी महसूस हो सकती है तुम्हें, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें मूवी देखनी चाहिए और उसके बाद हम बाहर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ठीक है सिया, अब तुम इतना कह रही हो तो फिर चलते हैं। ठीक है विक्रम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ सिया। फिर सिया और विक्रम दोनों मूवी देखने थिएटर चले जाते हैं। लेकिन मूवी शुरू होने के 20 से 25 मिनट बाद ही विक्रम वहां पर गुस्सा करने लगता है। अरे सिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठना। मेरी आंखें दर्द कर रही है। प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं सिया, इस मूवी के विजुअल्स काफी ज्यादा सफेद है और मुझे उनसे तकलीफ हो रही है। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो चलो यहाँ से। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और 2 दिनों के बाद जब सिया अपने मायके जाती है तभी, अरे अंजू भाभी, आप इतना सज सवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे सिया, हम दोनों पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही हम दोनों पहली बार मिले थे। अरे वाह, क्या बात है भाभी, बधाई हो। सिया, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे वाह भैया, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। कुछ भी सिया, अरे जब तक ये व्हील चेयर मेरी जिंदगी में है तब तक मैं अच्छा कैसे लग सकता हूँ? इसकी वजह से तो मैं एकदम गंदा दिखता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी फालतू की बातें मत कीजिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे हैंडसम पति और भाई हो। फिर चाहे कुछ भी कहे। क्यों भाभी? हाँ सिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उदय और अंजू दोनों साथ में चले जाते हैं और उन दोनों के बीच का प्यार देखकर सिया के मन में एक ख्याल आता है। भैया तो अपाहिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ भाभी सुधर चुकी है और अब वो उन्हें कितना प्यार करती है। लेकिन विक्रम का मैं क्या करूं? वो तो बस दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है। कभी मूवी देखते समय उसकी आंखें दर्द करती है, तो कभी वो मुझ पर बेवजह गुस्सा करता है, तो कभी थकावट के कारण वो मेरे साथ कहीं नहीं आता। काश मैं और विक्रम भी एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ विक्रम भी अब पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर एक दिन सिया ऑफिस में कहीं नहीं दिख रही। लगता है कैंटीन में मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो पक्का वही होगी। फिर विक्रम जब कैंटीन पहुंचता है तभी वहां पर सिया रौनक नाम के एक एम्प्लॉय के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। तुम बहुत मजाक करते हो यार, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है क्या? अच्छा, बाय द वे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, मानना पड़ेगा। इतनी अमीर होने के बाद भी आप खुद अपने हाथों से खाना बनाती हो। हाँ, क्योंकि मेरे पति और ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसीलिए सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। अरे वाह, वैसे आज मैं और मेरी सहेली मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब उसे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो और आप फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखने जाए? अरे वाह, क्यों नहीं, चलते हैं ना। वैसे भी आज मेरी सारी मीटिंग 5 बजे ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ। तुम 6 बजे लॉग आउट कर देना। यहाँ से हम दोनों सीधे थिएटर में ही मिलेंगे। ओके, डन। रौनक और सिया के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर विक्रम को अब बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सिया 6 बजे रौनक के साथ मूवी देखने चली जाती है। फिर रात में, विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए ये नया कॉफी मग लाया है। तुम्हें ऐसा ही मग चाहिए था ना? और ये देखो, ये नए शूज भी लाए हैं। थोड़े महंगे हैं लेकिन तुम पर बहुत जचेंगे। और ये रंग तो तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना? विक्रम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फोन में ही घुसे पड़े हो। देखो सिया,
मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अब जाओ यहाँ से। विक्रम के मुंह से ये बातें सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ साथ जैसे जैसे रौनक और सिया की दोस्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिया और विक्रम के बीच में तनाव भी बढ़ने लगता है। वाह सिया, क्या कमाल का पिज्जा बनाया है तुमने। सच में मजा ही आ गया। क्यों दादी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आखिर बहू किसकी है? हाँ वो बात तो है। थैंक यू माँ जी। अरे पापा आ गए आप। अब जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि आज सिया ने वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा बनाया है और अगर आप भी इन्हें खाओगे तो आप इनके फैन बन जाओगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ इसे। लेकिन पापा, अब इन्हें क्या हुआ? सिया सिया बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते या बात करते हुए देखा भी नहीं। पता नहीं माँ जी कि आखिर विक्रम को क्या हो गया है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर किसी चिंता में हो, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सिया, तुम मुझसे बात करो और पूछो कि आखिर वो इतना कटा कटा सा क्यों रहने लगा है तुमसे। और अगर तुम पूछोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैंने कई बार पूछा माँ जी, लेकिन विक्रम कोई जवाब ही नहीं देता। फिर सिया सुलेखा को उन दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में बता देती है, और सुलेखा भी ये सुनकर अब काफी चिंता में पड़ जाती है। फिर एक दिन जब रौनक का जन्मदिन होता है, तभी सिया अपने हाथों से उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और एक सुंदर सा गिफ्ट भी लाती है। ये तोहफा और कार्ड देखकर रौनक बहुत खुश हो जाएगा। जिंदगी में मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन रौनक मेरा पहला पक्का दोस्त बना है, और एक दोस्त का जन्मदिन दूसरे दोस्त के लिए किसी बड़े दिन से कम नहीं होता। वाह सिया, क्या बात है। इतने दिनों तक जो हो रहा था उसे देखकर मैं चुप था, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माना कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझ में ढेरों कमियां हैं, लेकिन इसीलिए तुम अब जवान लड़के के साथ अपनी नई प्रेम कहानी रचा रही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं। मुझे सब समझ आता है कि रौनक और तुम्हारे बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिया। बस विक्रम, बहुत हुआ। आज तुमने ये सब कहकर सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं अब तुम्हारे साथ एक मिनट भी अब नहीं रहूंगी। अरे मेरी माँ की सो, रौनक और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने उस दोस्ती का गलत मतलब निकाला। अरे कितने घटिया आदमी हो तुम। अब सिया गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने लगती है, तभी उसे सुलेखा रोक लेती है। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे चलती है क्या शादी? और विक्रम, तू इतनी गंदी सोच कब से रखने लग गया? अरे रौनक तो बस इसका दोस्त है, और ये तो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। और प्यार में एक दूसरे की खुशियों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, ना कि गुस्सा होकर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन माँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे माना कि इसने नुकसान कराया है कंपनी को, लेकिन ये तो नई नई आई है ना वहां पर। तुझे भी इसे समझ कर लेना चाहिए था, ना कि इस पर गुस्सा करना चाहिए था। और सिया बहू, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि विक्रम अब कोई जवान आदमी नहीं है। माना कि यह थकता है, हर 15 दिन में कोई ना कोई तबीयत से लेकर परेशान होती ही रहती है, लेकिन इस सब से तुम्हारा इस पर प्यार कम क्यों हो रहा है?
अरे तुम दोनों ने प्यार करने से पहले उम्र तो नहीं देखी, तो फिर अब उम्र तुम दोनों के पैर के बीच में क्यों आ रही है? आप सही कह रहे हो माँ जी। शायद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख दी। अगर हम एक दूसरे से उम्मीदें ना रख के एक दूसरे का सहारा बनते तो ये रिश्ता और खूबसूरत बन सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ माँ, और शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए। पता नहीं गुस्से में हम दोनों क्या फैसला लेने जा रहे थे। और सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां तो मैंने की है। इस तरह अंत में वो दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और फिर से एक होकर जीवन भर खुशी से रहते हैं। आंचल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू यहाँ पर कैसे रह सकती है? तूने मुझसे वादा किया था कि तू ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। फिर अब तू ये क्या बकवास कर रही है? हाँ दीदी, मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है और अब मैं दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? आखिर क्या बात है? आंचल झिलमिल को कोई जवाब नहीं देती और वह ऐसे ही वहां से चली जाती है और झिलमिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। यह आंचल जानबूझकर यहाँ पर रह रही है ताकि ये मेरा सब कुछ छीन सके। मेरा पति, मेरे सास ससुर, सब कुछ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये यहाँ पर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। आंचल के बदले हुए फैसले को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक्चुअली वो एक पुणे की कंपनी है जहाँ पर मैं ज्वाइनिंग करने वाली थी, लेकिन रिसेंटली उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो अब मैं वहां पर नहीं जा सकती। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बट आई जस्ट होप कि वो कंपनी ओनर सारे लॉसेस को रिकवर कर ले। हाँ मालविका आंटी, और आपको पता है मेरी एचआर ने मुझसे कहा है कि वो मुझे इसी शहर में नौकरी देने वाली है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद में, और तब तक मैं पूरी तरह रिकवर भी हो जाऊंगी। इसीलिए अब मैं यहीं पर रहूंगी। बहुत खूब बेटा, तुमने एकदम बढ़िया फैसला लिया है। हाँ चल, और अब इसी के चलते जब तुम हम सबके साथ रहोगी तो हमें भी तुम्हारी उतनी चिंता नहीं होगी। हाँ जीजू। इन्हें तो बस अपनी साली की ही चिंता लगी रहती है, बीवी तो दूर ही रही। घर में सबको यही लगता है कि आंचल सच में किसी जॉब के बारे में बात कर रही है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर अगले दिन, झिलमिल, आज तुमने मेरा टिफिन क्यों नहीं बनाया? माँ ने कहा कि घनश्याम छुट्टी पर गया है, इसलिए आज मेरा टिफिन तुम बनाओगी। नहीं विवेक जी, मैं आपका टिफिन नहीं बनाने वाली। अरे जब आपको मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है और मुझसे कोई प्यार भी नहीं है, तो मेरे हाथ का खाना भी क्यों खाना है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अरे समझ भी कैसे आएगा आपको? आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, आपकी साली जो रुकने वाली है यहाँ पर। देखो झिलमिल, वो सिर्फ मेरी साली है और कुछ नहीं, इसीलिए अपने मन में ये घटिया ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। अच्छा जी। अरे अगर वो आपकी साली है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। बीवी के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई फर्ज बनता है, तो फिर वो आप कैसे भूल सकते हो? देखो झिलमिल, बार बार मुझे इस बात पर ताना मत दिया करो, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैं इस बात से बेखबर था कि तुम एक काली लड़की हो, और अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। खैर, तुम्हें तो बस अपना ही दुख दिखता है, दूसरों के बारे में कभी सोचा है क्या? इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। आपके लिए मैंने सब कुछ किया, इतने एफर्ट्स लिए, इतना इंतजार किया, और इतना सब सहने के बाद भी मुझे इस रिश्ते में अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और अब मैं थक गई हूँ।
अब मुझसे और नहीं होता। विवेक जी के पीछे भागते भागते अब मेरा दिल थक चुका है। इन्हीं ख्यालों में झिलमिल की तबीयत अब खराब हो जाती है। अरे झिलमिल बहू, तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाऊं क्या? माँ जी, आपको बनाना होता तो आप पहले ही बनाकर लाती। आंचल के लिए तो आपने बिना पूछे ही सूप बनाया था, फिर मेरे लिए क्यों पूछ रही हो आप? अरे झिलमिल बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ। सब समझता है मुझे कि मेरे काले होने की वजह से सब मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। मालविका झिलमिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन झिलमिल मालविका से बात ही नहीं करती, क्योंकि वो हर बार गुजरते दिन के साथ साथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालविका कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सच तो यही है कि झिलमिल और विवेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ तेजेंद्र, झिलमिल को आंचल का यहाँ पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि विवेक और आंचल के बीच में प्यार पनप रहा है, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं रही कि वो दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हाँ मालविका, विवेक ने हमारी खुशी के लिए शादी को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो झिलमिल को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस शादी में वो दोनों भी खुश नहीं है। हाँ तेजेंद्र, लेकिन मुझसे तो मेरे बेटे और बहू का ये चेहरा देखा नहीं जा रहा। अब झिलमिल और विवेक के रिश्ते को लेकर तेजेंद्र और मालविका भी काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक रोज, आंचल, कब बताएगी तुम्हारी वो एचआर नई जॉब के बारे में? अरे क्यों नहीं जा रही तू मेरी जिंदगी से? क्यों यहाँ पर कुंडली मार के बैठी है? आखिर मेरा खून इतना क्यों जला रही है तू? अरे दीदी, अब मैं भी क्या करूं? जैसे आप अपने बारे में सोच रही हो, वैसे ही मुझे भी मेरे बारे में सोचना होगा ना। और मैंने सोच लिया है कि मैं तो अब इसी शहर में जॉब करूंगी और इसी घर में आपके साथ भी रहूंगी। ठीक है, अगर तुझे यहाँ से नहीं जाना है तो मत जा। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और अब मुझे वहां से बुलावा आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये सुनकर आंचल बहुत हैरान रह जाती है और झिलमिल ये खबर तेजेंद्र, मालविका और विवेक को भी बता देती है। झिलमिल बहू, ऐसा मत करो। ये तुम्हारा घर है, हम सबको छोड़कर मत जाओ। हाँ झिलमिल बिटिया, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, तो उसके होते हुए तुम्हें अलग रहकर जॉब क्यों करना है? तुम तो इस घर की बहू हो बेटा। ऐसे रिश्ते में रहकर क्या फायदा माँ जी? और ऐसे ससुराल का भी क्या फायदा जब आपके इस घर में कोई इज्जत ना हो? अरे आपके बेटे को तो मुझसे प्यार भी नहीं रहा, उनका मन तो कहीं और ही लग चुका है। तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूं? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। एक बहन ही थी, लेकिन उसने भी मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। यहाँ पर जीते जी नाखुश रहने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं अलग रहकर अपनी लाइफ अपने सिरे से शुरू करूं, जहां पर मैं खुश रहूं। लेकिन बिटिया, नहीं पापा जी, प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं यहाँ रहकर अब किसी को परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। 10 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी दूसरे शहर में और यहाँ पर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर झिलमिल वहां से चली जाती है। देखा विवेक बेटा, तेरे कारण वो जा रही है यहाँ से। देख बेटा, चीजें अभी भी बदल सकती है। अपनी बीवी को रोक ले, एक बार फिर से सोच ले। ये वही झिलमिल है जिसकी बातों से, जिसकी मौजूदगी से और जिसके मन से तूने इतना प्यार किया था। नहीं माँ, अगर उसे जाना है तो जाने दीजिए और मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मालविका, तेजेंद्र और आंचल अब तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। झिलमिल, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए या फिर कुछ मंगवाना हो तो फिर तुम मुझे बोल सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नहीं विवेक जी, मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए।
और आपको क्या है, मैं जाऊं या रहूं? किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो झिलमिल, ये तुम्हारी लाइफ है और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाने के लिए आजाद हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वाह, आंचल को तो जाने से रोक सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। साली पर तो पूरा हक जमाते हो, लेकिन आपका बीवी पर कोई हक नहीं है। वाह विवेक जी, कितने बड़े फरेबी हो आप। जाने दीजिए, आपसे तो मैं और क्या ही शिकायत करूं। झिलमिल की ये बात सुनकर विवेक कुछ भी नहीं बोल पाता और वो भी गहरी सोच में पड़ जाता है। वही आंचल ये सोच रही होती है कि वो झिलमिल को जाने से कैसे रोक ले। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। इससे पहले कि दीदी यहाँ से निकल जाए, मुझे उन्हें हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ उनके लिए ही रुकी हूँ। कुछ भी करके मुझे उन्हें और जीजू को एक करना ही होगा। दिन गुजरते जाते हैं और झिलमिल के जाने का समय नजदीक आता है। ये तुम क्या कर रही हो झिलमिल? इतनी जल्दी सारा सामान पैक क्यों कर रही हो? मेरा मतलब, अभी तो तुम्हारे जाने में पूरे 6 दिन बाकी है। हाँ विवेक जी, लेकिन मैं लास्ट मिनट पर कोई काम नहीं करना चाहती, इसीलिए धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी पैकिंग करूंगी। पूरी जिंदगी यहाँ पर बसाने आई थी मैं, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ से जाना होगा मुझे। इतना कहते हुए झिलमिल अपनी पैकिंग जारी रखती है और विवेक इस बार भी चुप रह जाता है। फिर अगले दिन अचानक से विवेक को आंचल का कॉल आता है। हाँ बोलो आंचल, क्या हुआ? जीजू, कहाँ हो आप? जल्दी से आओ, झिलमिल दीदी जा रही है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो आंचल? लेकिन झिलमिल को जाने में अभी 5 दिन बाकी है ना, तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? पता नहीं जीजू, लेकिन वो जा रही है। ठीक है आंचल, तुम उसे रोक के रखो, तब तक मैं जल्दी आता हूँ वहां पर। विवेक अब बहुत घबरा जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपनी कोई कीमती चीज हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रहा है। फिर वो फौरन घर पहुंचता है। तभी वहां पर उसे झिलमिल बैठी हुई दिखाई देती है। ये सब क्या है झिलमिल? तुम तो 5 दिन बाद जाने वाली थी ना, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? और कल तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम तो आज निकलने के लिए ही पैकिंग कर रही थी। रुक जाओ ना झिलमिल, प्लीज मत जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं विवेक जी? मैं कहीं भी नहीं जा रही। मैं 5 दिन बाद ही जाने वाली हूँ। और आपको आखिर किसने बताया कि मैं अभी जा रही हूँ? वो मुझे आंचल का फोन आया था, उसी ने कहा मुझे। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा आपको? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आज जाऊं या फिर 5 दिन बाद? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्योंकि जीजू आपसे प्यार करते हैं दीदी। क्या? हाँ दीदी, मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है जीजू को। वो खुद से ही बातें करते हैं और वो अपने आप से कह रहे थे कि उनकी फीलिंग्स मरी नहीं है, लेकिन वो तो बस दुखी है। और मुझे कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिली थी और ना ही कोई मिलने वाली है। मैं तो बस यहाँ पर आप दोनों को एक करने के लिए रुकी हूँ और आज वो मैं करके ही रहूंगी। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ जीजू, और देखिए तो, दीदी जाने वाली है ये खबर सुनकर आपकी सांसें कितनी तेज हो गई। आप कितने घबरा गए थे और ये बात आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रही है कि आप दीदी को खोने से कितना डर रहे हो। और जीजू, आपके अंधे होने के बावजूद भी दीदी ने आपसे टूटकर प्यार किया, लेकिन आपने क्या किया? जैसे आपकी आंखों की रोशनी लौट आई, आपने उनके रंग का तिरस्कार किया, उनके प्यार का मजाक बना दिया। और ये आपने सही नहीं किया जीजू। और अब तक तो आप भी जान गए होंगे कि दीदी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ऐसी लड़की आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ चल, अब मैं समझ गया हूँ और आज मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था।
जो इतनी अच्छी लड़की को खोने जा रहा था। मुझे माफ कर दो झिलमिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मैं रूठ गया था, गुस्सा हो गया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से प्यार था और हमेशा रहेगा। प्लीज झिलमिल, बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे सब ठीक करने का। एंड आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं विवेक जी, और मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है झिलमिल, क्योंकि तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर मैं जान गया हूँ कि असल में बाहरी सुंदरता कुछ काम की नहीं होती। इंसान अपने मन और स्वभाव से जाना जाता है, ना कि अपने रंग रूप से। हाँ विवेक जी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन सही समय पर आपको आपकी सारी गलती समझ आई। और आंचल, थैंक यू सो मच। आज अगर तू ये सब नहीं करती तो शायद विवेक जी के मन में दबी हुई फीलिंग्स कभी बाहर नहीं आती। और मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है। तेरी और विवेक जी की दोस्ती को गलत समझ बैठी। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लगा होगा। और अब ये रोना धोना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तनु अपनी सास वसुधा, ससुर जगदीश और पति वीरेन के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब घर के सभी लोग एक रिश्तेदार की शादी में जाने वाले होते हैं। तभी तनु नए कपड़े खरीदती है। हे भगवान, अरे तुझे देख के तो ऐसे लगता है कि तू पैदाइशी नालायक है। अरे अब और कितनी बार नए कपड़े खरीदेगी तू? जब भी किसी का जन्मदिन हो, सगाई हो या कहीं बाहर जाना हो, हर फंक्शन में तुझे तो बस नए कपड़े ही पहनने होते हैं। हाँ बहू, अरे तुम तो आधे से ज्यादा पैसे नए कपड़े खरीदी करने पर ही उड़ाती हो। और इधर हमें देखो, ये साड़ी मेरी 7 साल पुरानी है, फिर भी इसे मैं पहन रही हूँ। देखिए माँ जी, अगर मैं एक बार कोई कपड़ा पहन लूं तो उसे दोबारा नहीं पहनती, क्योंकि एक बार पहनने से ही मेरी उस ड्रेस में काफी सारी फोटोज आ जाती है और उन्हें मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ। और अगर दोबारा से मैंने उन्हीं कपड़ों में अगर फोटोज पोस्ट कर दी तो मेरी इज्जत की तो बैंड ही बज जाएगी और मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है। तो मैं अपने कपड़े रिपीट नहीं कर सकती। अरे आग लगे तेरे स्टेटस को। तेरा स्टेटस तुझे खाना खिलाने वाला है क्या? यहाँ एक तरफ मेरा बेटा वीरेन और तेरे पापा जी दिन रात दुकान में खड़े रहकर काम करते हैं, और दूसरी तरफ तू है जो इनके कमाए हुए सारे मेहनत के पैसे बस अपने नए कपड़ों की खरीदारी में ही वेस्ट करती है। देखिए माँ जी, ये फालतू में अपना गला मत फाड़िए। अरे क्या हो गया अगर मैंने नए कपड़े खरीद लिए? थोड़ी ना अपने पति से कोई जेवर या जायदाद मांग रही हूँ, मामूली कपड़े ही तो है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे नाक में दम करके रखा है आपने। तनु वसुधा की एक नहीं सुनती और वो नए कपड़ों को खरीदारी करना जारी रखती है। वो अपने नए कपड़े बस 1 या 2 बार ही पहनती है, फिर वो उसे अपनी काम वाली बाई को देती है। ये लो मुनमुन, ये कुछ कपड़े हैं, ये अब पुराने हो चुके हैं ना, तो मैं इन्हें अब वापस नहीं पहनूंगी। लेकिन दीदी, इन कपड़ों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पुराने कपड़े हैं। अरे ये तो एकदम फर्स्ट क्लास लगते हैं। नहीं मुनमुन, ये मेरे लिए पुराने हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसे 2 बार पहन लिया है। अब ये कपड़े मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसीलिए तुम इसे लेकर जा सकती हो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आपके कपड़े बहुत ही सुंदर है और ऐसे आप मेरे को कपड़े देते रहो, मैं खुशी खुशी आपके कपड़े ले लेगी। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तब वो तनु को खूब सुनाते हैं। अरे नास पीटी,
तुझे कोई अकल वकल है या नहीं? बस अपने सारे कपड़े उस मुनमुन को देती रहती है। अरे तुझे पता भी है कि वो उन कपड़ों का आगे जाकर क्या करती है? अरे तू कब से उसे कपड़े देती है, लेकिन कभी एक बार तो उसने तेरे कपड़ों को पहना है क्या? हाँ तनु, पर ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे कपड़े सरोजिनी मार्केट या किसी आलतू फालतू के सस्ती दुकान से खरीदे हुए हैं। अरे तुम्हारे कपड़े तो एकदम ब्रांडेड और महंगे होते हैं, और तुम तो उसे केवल थोड़े समय के लिए ही पहनती हो और फिर उसे मुनमुन को दे देती हो। हाँ बहू, और मुनमुन इतनी भी गरीब नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े ना खरीद सके। और अगर तुम्हें अपने कपड़े ही देने हैं तो किसी जरूरतमंद लोगों को दो ना। ये मुनमुन को बार बार देने की क्या जरूरत है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती हो जिसके पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। हे भगवान, अरे आप सबने तो मुझे कितना परेशान करके रख दिया है। अरे मैं अपने कपड़े गरीब को दूं या फिर मुनमुन को दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जब मैं उन कपड़ों को फिर कभी पहनूंगी ही नहीं तो उन्हें रखकर क्या अचार डालूं क्या उनका? अरे वापस से क्यों नहीं पहन सकती? तूने क्या भाड़े पर कपड़े लिए हैं क्या जो तू उन्हें एक बार ही पहनेगी? तू किसी बैरिस्टर की औलाद नहीं है और ना ही किसी राजा महाराजा के घराने की। अरे पहले जाकर दो पैसे कमा, फिर पता चलेगा कि एक एक कपड़ा खरीदना कितना मुश्किल होता है। बेशर्म कहीं के। देखिए माँ जी, आप तो ना चुप ही रहिए और मुझे भाषण देना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे कान पक चुके हैं अब, और मैं अब इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि दिन भर आपकी बकवास सुनती रहूं। मुझे अब मॉल जाना है और अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी है कपड़ों की। घर वाले तनु के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तनु को सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब वसुधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली होती है, तभी वो एक बहुत पुरानी स्टाइल वाली साड़ी पहनकर आती है। तभी तनु उस पर खूब हंसती है और अपनी सास का मजाक उड़ाती है। क्या माँ जी, आप तो इन कपड़ों में एकदम जोकरनी लग रही हो। और आपने क्या बाबा आदम के जमाने के कपड़े पहने हैं क्या? क्या चॉइस है यार माँ जी आपकी, एकदम चिंदी चोर जैसे कपड़े पहने हैं आपने। हे डायन, अपने ये सड़े हुए लाल पीले चुड़ैल वाले दांत मत दिखा। और ये साड़ी तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की थी हमारे पहले करवा चौथ पर। इसे मैंने आज तक संजो के रखा है क्योंकि इससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई है। लेकिन खैर, मैं किस बेवकूफ को ये सब बता रही हूँ? अरे तुझे क्या पता यादों का महत्व। तेरे लिए तो 2-3 बार पहनने पर ही कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो तू क्या ही इतने साल तक संभाल कर रखेगी? बुज़दिल कही की। माँ जी, सच सुनकर सबको मिर्ची लगती है, और शायद इसीलिए आप इतना तिलमिला रही हो। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ माँ जी। कंजूसी कर करके बस पुराने सड़े हुए कपड़े पहनना मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है। अरे आपको तो आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा तो रुतबा ही अलग है। अरे चल चल, तू और तेरा ये दिखावा तुझे ही मुबारक हो। तेरे लिए सब कुछ बस दुनिया को दिखाने के लिए ही होता है, लेकिन एक दिन तेरा यही दिखावा तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फिर एक दिन वीरेन तनु से कहता है, अरे तनु, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम तो मॉल में से कितने सारे कपड़े लाती हो। अभी अभी मॉल में नई पॉलिसीज निकली है। तुम मॉल से खरीदे हुए पुराने कपड़े उन्हें वापस करके उसके बदले नए कपड़े ले सकती हो। इससे तुम्हें किसी को अपने पुराने कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं होगी, और तो और तुम्हें उसके बदले नए कपड़े भी मिलेंगे। नहीं वीरेन, आर यू मैड?
अरे मैं ऐसी चिंदीगिरी कैसे कर सकती हूँ? वो कोई एरा गेरा मार्केट नहीं है, वो एक मॉल है, मॉल। और वहां पर जाकर अगर मैंने ऐसी चिंदीगिरी की तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये मैडम पहले इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती थी और अब देखो इनके कितने बुरे दिन आ गए हैं जो ये पुराने कपड़े बेचकर नए कपड़े खरीद रहे हैं। लगता है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने ठान लिया है कि एक ना एक दिन मेरी इज्जत का भाजीपाला करोगे। पागल कहीं के। अरे हर बार बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? छोड़ो, तुम्हें कितना भी समझा लो, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरने वाली। अरे अगर समझने वाली बात होगी तभी तो बात को समझूंगी ना। जब बात ही बेसर पैर की है तो उसे क्या खाक समझूंगी मैं? इडियट कहीं के। फिर कुछ ही दिनों बाद जब तनु का जन्मदिन होता है तभी वो फिर से एक दिन के लिए 3 जोड़ी अलग अलग जूते और नए स्टाइलिश कपड़े खरीदती है। और उस दिन वसुधा तनु को एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती है। ये लो तनु बहू, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है। हम दोनों की तरफ से ये छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। वाओ माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ जी, जो मुझे आपने इतना प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया है और इसकी डिजाइन भी कितनी यूनिक और शानदार है। तुम्हें पता है बहू, तुम्हारी माँ जी ने ये ड्रेस अपने हाथों से बनाया है, वो भी तुम्हारे ही पुराने कपड़ों से, जिन्हें तुमने अलमारी में कब से बंद करके रखा है। हाँ तनु, माँ तो सच में कमाल की आर्टिस्ट है। आखिर क्या ड्रेस बनाया है उन्होंने, सच में बहुत ही सुंदर है। अरे यार, क्या माँ जी आप भी, सच में। अरे कंजूसी करने की भी कोई हद होती है। एटलीस्ट आज के दिन तो आप मेरे ऊपर 2 पैसे खर्च करती और कोई नया ड्रेस दिलवाती, लेकिन नहीं, आपने ये पुराने कपड़ों से ही मुझे तोहफा दिया। वाह बहू वाह। अरे अभी 2 मिनट पहले तू तो इस ड्रेस की कितनी तारीफ कर रही थी और अब पल में बदल गई। देख बहू, समझ मेरी बात। पुराने कपड़ों को वो क्या कहते हैं, वो साइकिल क्या कहते हैं उसे, जो एक ही चीज हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल माँ। अरे हाँ, रिसाइकल। हम पुराने कपड़ों को भी रिसाइकल कर सकते हैं और उसे नए तरीके से सुंदर बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे पुराने कपड़े पहनने ही नहीं है, फिर चाहे वो रिसाइकल ही करके क्यों ना हो। मैं तो नए कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें क्या बुराई है? अरे उसी बहाने से 4 लोग आपकी बहू की तारीफ करते हैं। यह आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे नए कपड़ों में देखकर बाकी सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता बहू, बल्कि तुझे ऐसे देखकर हमें तो दुख होता है। देख बहू, आज का तो छोड़ ही दो, लेकिन आज से 10 सालों बाद सारी चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हें अपने और वीरेन के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। आगे जाकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसका भी तो कोई भविष्य होगा। और उन सभी के लिए अगर तुमने अभी से सेविंग शुरू कर दी तभी सब कुछ अच्छी तरह से होगा, वरना आगे जाकर काफी दिक्कतें आ सकती है। हाँ तनु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। और इंसान की असली पहचान तो उसके स्वभाव और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पहने गए कपड़ों से। कपड़े चाहे नए हो या पुराने, अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा तभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे साथ प्यार से पेश आएंगे। देख बहू, पुराने कपड़े वापस पहन लेने से तुझसे कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे बड़े बड़े हीरोइन भी अपने कपड़े फिर से दोहराते हैं
और उन्हें अगर वो सब करते हुए शर्म नहीं आती तो तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। देख, जरा समझदार बन बहू। अभी तू एक लड़की नहीं है, बल्कि एक औरत है, बहू है इस घर की। और आगे जाकर तुझे माँ, सास और दादी ना जाने कितनी सारी भूमिकाएं निभानी है। और अगर तू ऐसी ही रहेगी तो फिर कैसे चलेगा बेटा? पुराने कपड़े पहनना इंसान को छोटा नहीं बनाता है। हाँ तनु, अरे नए नए कपड़े पहनकर तुम तो बस इंस्टा पर ही लाइक्स ला सकती हो, लेकिन असल जिंदगी का क्या? आगे जाकर इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी तुम? घर वालों की इतनी सारी भारी भरकम सीख वाली बातें सुनकर तनु की आंखें वाकई में खुल जाती हैं और फिर वो उन तीनों से माफी मांगती है। वीरेन, माँ जी, पापा जी, आप तीनों बिल्कुल सही हो। मैं खामखा अपने बाहरी रूप को संवारती रही, लेकिन असली सुंदरता तो भीतर से होती है। और पुराने कपड़े पहनने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और अब से मैं आप लोगों की हर एक बात अपने जीवन में लागू करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने आपके बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, लेकिन अब से नहीं। तनु की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से तनु पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देती है।